Assalamu alaikum friends, myself Imran Khan. I welcome once again all of you in उड़ान क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली क्लास में एंजाइमेटिक रेगुलेशन की जो पार्ट फर्स्ट क्लास थी उसमें ये जाना कि किस किस तरह से एंजाइम्स की एक्टिविटी को रेगुलेट किया जा सकता है, वो क्या मैकेनिज़्म है जिनके ज़रिए से एंजाइम एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सके ताकि एक्सेस में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन न हो और एक्सेस में हमारे सोर्स और एनर्जी का वेस्टेज न हो। इन मैकेनिज़म्स में हमने एक आउटलाइन वे में बात की थी एलोस्टेरिक एंजाइम्स की, आइसो एंजाइम्स की, रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन की और प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज की और फीडबैक इनहिबिशन की। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं विजिट किया है तो आप उसे देखिए ताकि ये लेक्चर समझने में हमें थोड़ी आसानी हो। तो दोस्तों, आज अगर एलोस्टेरिक एंजाइम को हम थोड़ा सा और इलिस्ट्रेट करने की कोशिश करें तो एलोस्टेरिक एंजाइम के बारे में हमने ये पढ़ा था, अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो ऐसे एंजाइम्स जिनमें कैटालिटिक या एक्टिव साइट के साथ साथ यानी कैटालिटिक यूनिट पर लगी एक्टिव साइट के साथ साथ एक अन्य रेगुलेटरी या एलोस्टेरिक यूनिट भी पाई जाती है जिसकी सतह पर विशेष तरह के मेटाबोलाइट्स या बायोमोलिक्यूल जिन्हें हम इफेक्टर या मॉड्यूलेटर्स कहते हैं वो आकर लगते हैं और उनके लगने पर, उन मॉड्यूलेटर्स या इफेक्टर मॉलिक्यूल्स के लगने पर जो एंजाइम की सरफेस है, विशेष तौर पर जो एक्टिव साइट और कैटालिटिक सरफेस है, उसमें कुछ ऐसे कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं जो कि या तो उस पर आकर लगने वाले सबस्ट्रेट से उसकी बाइंडिंग को इंक्रीज करते हैं, इन्हांस करते हैं, यानी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में उस एंजाइम के द्वारा कन्वर्जन को या तो इंक्रीज और इन्हांस करेंगे या फिर वो उसे डिक्रीज करेंगे। अगर इफेक्टर या मॉड्यूलेटर ऐसे हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करे तो इन्हें हम एक्टिवेटर, और अगर ऐसे हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज करे तो इन्हें हम इनहिबिटर्स कहते हैं। और इनका मेन जो फंक्शन है वो है एंजाइम में कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस करना। तो फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें, एक चीज़ और आपको बताऊं कि एलोस्टेरिक एंजाइम्स की कल हमने इसको जो नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, एलोज मीन्स अदर और स्टेरिक मीन्स शेप, यानी अदर तरह के शेप में कन्वर्ट हो जाना, सामान्य एंजाइम से अलग तरह का शेप बन जाना। संरूपीय परिवर्तन, कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस इन एंजाइम्स में होते हैं, इसलिए इनका नाम हम एलोस्टेरिक एंजाइम्स कहते हैं। मैंने कल शेप को साइड्स बोला था तो उसे आप प्लीज़ करेक्ट कर लें। नेचर ऑफ मॉड्यूलेटर्स, यानी जो मॉड्यूलेटर इस एलोस्टेरिक एंजाइम्स की सरफेस पर रेगुलेटरी या आर सरफेस पर जो मॉड्यूलेटर्स आकर लगेंगे उनका नेचर किस तरह का हो सकता है। यहाँ दो तरह के नेचर जो हैं ये एलोस्टेरिक एंजाइम शो कर सकते हैं। पहला है होमोट्रोपिक नेचर। जैसा कि हम जानते हैं, होमो का मतलब होता है समान, आइडेंटिकल, एक जैसा। मान लीजिए जो मॉड्यूलेटर आकर लग रहा है, जो इफेक्टर मॉलिक्यूल आकर लग रहा है, वो सबस्ट्रेट का आइडेंटिकल हो, सबस्ट्रेट के साथ एक रूपता इस तरह से दिखाता हो कि जो फ्री एक्टिव साइट है उसकी सरफेस पे सबस्ट्रेट के साथ वो भी लगने की कैपेसिटी रखता हो और उसके साथ साथ इस सबस्ट्रेट की एक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो करता हो, उसे प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखता हो। तो ऐसे जो मॉड्यूलेटर्स होते हैं या जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम होमोट्रोपिक रेगुलेटर या होमोट्रोपिक एलोस्टेरिक रेगुलेटर के नाम से जानते हैं। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल से समझें तो हीमोग्लोबिन की जो सरफेस, ये मैंने हीमोग्लोबिन का डायग्राम बनाया है, हीमोग्लोबिन की जो सरफेस होती है
इस सरफेस के ऊपर जैसा कि हम जानते हैं कि 4 जो है प्रोटीनियस यूनिट्स इसमें होती है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। तो जनरली हम जानते हैं कि लंग्स में जो एल्वियोलाई है वहाँ से ऑक्सीजन को लेकर हीमोग्लोबिन जाता है और जो सेल्स है वहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट, सेल्स और टिश्यू में ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सेल्स पर पहुँचते वक्त जब टिश्यू को ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है इस हीमोग्लोबिन को, तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमें सिगरेट के धुएं से या कार के धुएं से या कोयले से, कई तरह के इनकम्प्लीट कम्बशन जिन कार्बनिक कंपाउंड्स का होता है, उनके अंदर ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है वो होता है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ कंपिटिटिव व्यवहार दर्शाता है, यानी जिस एक्टिव साइट पे ऑक्सीजन लगने की प्रवृत्ति रखता है उसी एक्टिव साइट पे ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी लग जाता है, लगने के चांस रखता है। ह्यूमन बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतिशत बहुत कम होता है, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरमेंटल सोर्स से अगर ये इनहेल होता है तो उस स्थिति में ये घातक हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन की तुलना में 210 गुना अधिक प्रवृत्ति ये हीमोग्लोबिन के साथ लगने की रखता है। तो कहने का मतलब ये है कि होमोट्रोपिक जो एलोस्टेरिक रेगुलेशन है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं समझना है क्योंकि उसके और इसके प्रोसेस में फ़र्क है। एक्टिव साइट पर लगने की नेचर कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है। ये करता क्या है, ये अगर एक्टिव साइट पे बाइंड हो गया तो फिर ये अन्य ऑक्सीजन को, अदर ऑक्सीजन को एक्टिव साइट पे लगने के लिए सरफेस प्रोवाइड नहीं होने देता। एक और कमी इसकी है, इसकी वजह से एक और नुकसान है, वो ये कि अगर जब ये लगता है उस स्थिति में अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लगे हुए हैं हीमोग्लोबिन के साथ जो लंग्स से आए हैं और उस स्थिति में लग जाए तो लगे हुए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ये डिसोसिएट भी नहीं होने देता, जिससे वो जो है वो ब्लड कैपिलरीज से जो है वो टिश्यूज़ और सेल्स में भी नहीं जा सकते। तो ये पॉइजन की तरह यहाँ व्यवहार करता है। फ्रेंड्स, सेकंड है हिट्रोट्रोपिक एलोस्टेरिक रेगुलेशन। ये एज पर डेफिनेशन एग्जैक्टली सेट है कि इफेक्टर मॉलिक्यूल या मॉड्यूलेटर के रूप में जो बायोमोलिक्यूल आकर लगेगा उसकी स्ट्रक्चर जो है वो सबस्ट्रेट से डिफरेंट हो, लेकिन वो लग कर के सबस्ट्रेट की एंजाइम पे यानी एक्टिव साइट पे जो सबस्ट्रेट लगेगा उसकी एक्टिविटी को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल हैं, वो ऐसे जो रेगुलेटर्स हैं वो हिट्रोट्रोपिक रेगुलेटर्स कहलाते हैं। जैसे हम इसको समझने की कोशिश करें कि सामान्य स्थितियों में हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है उस पर ऑक्सीजन आकर लगता है, ऑक्सीजन आकर अटैच होता है, हीमोग्लोबिन इसके कैरियर की तरह व्यवहार करता है, इसे लेकर जाता है ब्लड के थ्रू जो है सेल्स और टिश्यू में। लेकिन ये H पॉजिटिव कार्बन डाइऑक्साइड 2,3-BPG रेस्पिरेशन के अंदर, अगर थोड़ा सा हम उस रेस्पिरेटरी चैप्टर के अंदर जाएं, इसका जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व अगर आपके नॉलेज में हो तो आप जानते हैं कि सिग्मोइडल कर्व होता है, उसके बारे में हम डिस्कस आगे भी करेंगे, लेकिन एक संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दे दूं कि जो सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स में फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि रेस्पिरेशन का जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वो सेल्स में जो ग्लूकोज का डाइजेशन होगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसे हम बाहर जो सेल्स हैं वो इसे ब्लड कैपिलरीज को देती है ताकि वो लंग्स तक पहुंचाई जा सके। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आकर के आरबीसी में जब ये जाती है तो आरबीसी में जाने के बाद वाटर की प्रेजेंस में ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है जिसके साथ मिलकर, जिसकी प्रेजेंस में ये और वाटर कार्बोनिक एसिड और उसके बाद बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं। बाइकार्बोनेट के साथ ये H पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन मैंने पहले या दूसरे लेक्चर में
इसको एक्सप्लेन भी किया और आपको इसके बारे में बताया भी था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स और टिश्यू से आई है वो कार्बन डाइऑक्साइड जब आरबीसी में जाएगी तो वो H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम रिएक्शन करेगी। पहले कार्बोनिक एसिड बनाएगी और उस H2CO3 और उस H2CO3 का जब डिसोसिएशन होगा तो HCO3 बाइकार्बोनेट और H पॉजिटिव, ये जो H पॉजिटिव है इसका फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आरबीसी में डायरेक्ट भी जाती है, यानी कि एक बाई प्रोडक्ट होता है ये रेस्पिरेशन का, तो इसका जितना फॉर्मेशन होगा ये बाहर जाने की टेंडेंसी रखेगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और एक 2,3-BPG, इन तीनों के काम में विद इन सेकेंड आपको बताता हूँ। 2,3-BPG यानी 2,3-बिसफास्फोग्लिसरेट, ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है सेल्स में होता है उसका एक बाई प्रोडक्ट होता है। तो H पॉजिटिव आयन, कार्बन डाइऑक्साइड और 2,3-BPG ये तीनों के तीनों जो हैं ये यहाँ पर एक मॉड्यूलेटर की तरह व्यवहार करने की क्षमता रखते हैं। हाइड्रोजन के यहाँ पर हम दो काम समझ सकते हैं। हाइड्रोजन जो है, आपने अगर बोर इफेक्ट पढ़ा हो तो आपने समझा होगा कि जैसे जैसे ब्लड में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाती है। यानी सेल्स के पास जो पीएच है वो, सेल्स के पास जो आरबीसी में पीएच जो है वो डिक्रीज होकर के एसिडिक नेचर की होने लगती है, क्योंकि ये प्रोटॉन की जो कॉन्सेंट्रेशन है इसके बढ़ने के साथ साथ जो एसिडिक नेचर है वो बढ़ता है। तो एक तो ये पीएच को डिक्रीज कर देता है, बोर इफेक्ट में हमने पढ़ा है। इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसा कि आपको बताया, एक तो बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करके इस H पॉजिटिव को रिलीज करता है जो एसिडिटी को बढ़ाता है। दूसरी तरफ ये जो हाइड्रोजन आयन, कार्बन डाइऑक्साइड और 2,3-BPG ये तीनों ही एक प्रवृत्ति रखते हैं कि ये तीनों इसकी जो रेगुलेटरी साइड्स हैं या जो सरफेस है इसके ऊपर अटैच होकर के जो कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस हैं वो इस तरह से करवाते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो इसकी सरफेस पे न लगे। यानी एक्टिव साइट की एक्टिविटी को ये H पॉजिटिव, CO2 और 2,3-BPG तीनों ही प्रभावित करने का नेचर रखते हैं। यानी मॉड्यूलेटर की तरह H पॉजिटिव, CO2, 2,3-BPG। इन्हें हम हिट्रोट्रोपिक क्यों बोला, जो हमारा मेन मकसद था वो इन्हें हिट्रोट्रोपिक इसलिए बोला क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। यानी सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर से इनका कोई आइडेंटिटी या एक रूपता नहीं है। तो इसलिए इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हें हम हिट्रोट्रोपिक कहते हैं। तो होमोट्रोपिक, आइडेंटिकल सेम सबस्ट्रेट की तरह व्यवहार करने वाले, एक एक्टिव साइट के लगने की प्रवृत्ति रखने वाले, और हेटेरोट्रोपिक, इसमें ऑक्सीजन खुद भी ये व्यवहार दर्शाता है। यहाँ पर ये 4 सब यूनिट है हीमोग्लोबिन की, तो एक सब यूनिट अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की लगेगी तो दूसरी सब यूनिट भी इसी एक्टिव साइट पर लगने की प्रवृत्ति रखती है। आगे हम एक पढ़ेंगे कोऑपरेटिविटी, इसमें और डिटेल में इसको जानेंगे। तो सेम मॉलिक्यूल होकर के एक पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी दिखा सकते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे है तो ये कम्पिटिटिव इनहिबिशन का काम कर सकता है। इसी तरीके से ये तीनों जो हैं ये इफेक्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करके इसकी एक्टिव साइट की प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। अगर इसके अलावा हम एक एग्जांपल और देखें, एक एंजाइम है ATPase, जिसका मैंने दूसरी या तीसरी क्लास में जिक्र भी किया था। ये ATPase एंजाइम जो होता है फ्रेंड्स, ये क्या करता है, ये कार्बामाइल फॉस्फेट और एस्पार्टेट का रिएक्शन करवाता है। फर्स्ट जो रिएक्शन होती है वो इस ATPase एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। कार्बामाइल फॉस्फेट और एस्पार्टेट आपस में मिलकर अनकार्बामाइल एस्पार्टेट का फॉर्मेशन करते हैं इस ATPase एंजाइम की प्रेजेंस में। लेकिन ये एक लंबा सिक्वेंशियल मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसका मकसद जो होता है इस पूरे जो कार्बामाइल फॉस्फेट और एस्पार्टेट की जो रिएक्शन है, ये एक सिक्वेंशियल मल्टी स्टेप प्रोसेस है, और इसका जो अंतिम उत्पाद होता है वो CTP यानी कि एक पिरिमिडीन का फॉर्मेशन होता है। CTP मीन्स साइटिडीन ट्राइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। हमने फीडबैक इनहिबिशन में फॉर्मल वे में ये चीज़ समझी थी कि जो CTP है, साइटिडीन ट्राइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये चूंकि अंतिम प्रोडक्ट है, लास्ट प्रोडक्ट है, तो ये CTP जो है ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन में अगर अबंडेंट है, प्रचुर मात्रा में बन गया, तो ये CTP ATPase की एक्टिविटी को नेगेटिवली
इनहिबिट करता है, यानी फीडबैक इनहिबिशन करता है, जिससे एटीपीएज की जो एक्टिविटी है वो रुक जाती है और फर्दर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता। अब आप एक चीज़ देखिए कि जो सीटीपी है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, सीटीपी की जो स्ट्रक्चर है वो ना तो कार्बोमाइल फास्फेट के जैसी है और ना ही एस्पार्टेट की जैसी है, यानी स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी उनके साथ नहीं है। तो ये यहाँ पर हेटेरोट्रोपिक एलोस्टेरिक रेगुलेशन दिखाता है। इसी तरीके से एक और मैंने यहाँ बनाया नहीं है, एटीपी और होता है, एटीपी सोर्स ऑफ एनर्जी हम जानते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर मान लीजिए कि सीटीपी का फॉर्मेशन कम हो रहा है या सीटीपी की प्रोडक्शन की ज़रूरत है, तो हालांकि ये एटीपी इस सीक्वेंशियल मेटाबॉलिक पाथवे का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी ये एटीपी जो है ये सीटीपी को डिसोशिएट कर सीटीपी की जगह एटीपी यहाँ पर लगता है, तो ये वापस से सीटीपी के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, यानी पिरिमिडीन के फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। तो एटीपी और सीटीपी किसी भी तरह की स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी जो है वो एस्पार्टेट या कार्बोमाइल फास्फेट से नहीं रखते हैं, और इस एंजाइम की सरफेस पर लग के इसके लिए इनहिबिशन, अगर सीटीपी है तो फीडबैक इनहिबिशन, और अगर एटीपी है तो उसे एक्टिवेट करता है। ये बात हो गई होमोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक बाइंडिंग की। इसकी बॉन्डिंग कैसी होती है? हम जानते हैं कि ये रिवर्सिबल, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी, इससे पहले वाली क्लास में बताया कि ये ठीक वैसे ही बाइंड होते हैं जैसा हमने एक्टिव साइट में बाइंडिंग सरफेस के ऊपर सबस्ट्रेट का लगना पड़ा था। रिवर्सिबल नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग, यानी ये लगते हैं और वापस रिमूव हो जाते हैं, कोई फिक्स या कोवलेंट बॉन्डिंग इनके अंदर नहीं होती। जनरली इनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू, ये प्लस माइनस आयंस के थ्रू ये जो है सतह पर आकर लगते हैं। रिवर्सिबल नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग जनरली। अच्छा, इसकी जनरल स्ट्रक्चर की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अब इस एलोस्टेरिक एंजाइम के बारे में अब आइए मैं आपको बताऊं कि हमने ये तो इससे पहले वाली क्लास में पढ़ लिया था कि ये एंजाइम ऐसे होते हैं जिनके पास कैटालिटिक सरफेस भी होती है और रेगुलेटरी यूनिट भी होती है, दोनों यूनिट्स होती है। लेकिन इसमें जो बड़ी बात है वो ये है कि जनरली ये एंजाइम मल्टी यूनिट्स होते हैं, यानी इसमें एक स्पेसिफिक यूनिट नहीं होकर के कई यूनिट्स में बटे हो सकता है एक ही एंजाइम की सरफेस पे एक से अधिक एक्टिव साइट्स हो। ये एंजाइम को आप देखिए, इसमें इसकी दो सब यूनिट हैं, एक एक्टिव साइट ये, एक रेगुलेटरी साइट ये। एक्टिव साइट को हम कैटालिटिक साइट या सी साइट्स भी कहते हैं। इसी तरीके से जो एलोस्टेरिक साइट है उसको हम रेगुलेटरी साइट या आर साइट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ये 2 सब यूनिट वाला एंजाइम है जो अपने पास 2 एक्टिव साइट और 2 जो है रेगुलेटरी या एलोस्टेरिक साइट रखता है। इतना। अब दूसरा एग्जांपल अगर हम इस हीमोग्लोबिन का देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार इसे आप ज़रूर जहन में बिठाएं क्योंकि आगे जब हम इस प्रोसेस को पढ़ेंगे तो उसमें मदद मिलेगी। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। ये फेरस आयन है, ये Fe2+, यहाँ पर ये जो है फेरस आयन लगे हुए हैं। ये बीच में 2,3 BPG कहाँ से आया? जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने आपसे कहा था कि ये भी जो है एक इफेक्टर मॉलिक्यूल की तरह व्यवहार दर्शाता है। ये ग्लाइकोलाइसिस का ही बाई प्रोडक्ट होता है। ये क्या काम करता है जिससे कि ये ऑक्सीजन को जुड़ने से रोकता है? ये इसकी β1 और β2 जो सब यूनिट, ये α1, ये α2, ये β1 और ये β2, ये β1 और β2 सब यूनिट के बीच में आकर लग जाता है जिससे ये इसके ऑक्सीजन बाइंडिंग को वीक करता है। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन और CO2 भी इनकी सरफेस पे लग के जो है वो ऑक्सीजन जो है उसको जो है वो एक ऐसे इसको उसमें स्ट्रक्चर में ले आते हैं कि ऑक्सीजन इससे बाइंड नहीं होती। तो अब अगर हम बात करें जो है इस स्ट्रक्चर की, इसमें देखिए आप 1, 2, 3, 4 ये 4 तरह के जो प्रोटीन हैं, इसमें 2 अल्फा सब यूनिट और 2 बीटा सब यूनिट हैं। इनके बीच में पोरफायरिंग रिंग के साथ ये हीम, जिसे हम हीम पिगमेंट कहते हैं, ये यहाँ पर लगा रहता है। सामान्य स्थिति में जो हीमोग्लोबिन है जिसके साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ होता है तो इस तरह का स्ट्रक्चर रखता है। तो इसकी जो नॉन
या जिसे हम कहें डीऑक्सी फॉर्म जो होती है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म जो होती है, उसमें ये जनरली टाइट स्टेट में पाया जाता है। ये टी स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम 2 मॉडल के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें इसका बड़ा रोल है। तो टी स्टेट और आर स्टेट, इन 2 को हमें जहन में रखना है। टी स्टेट का मतलब टाइट स्टेट या टाउट स्टेट, इसको टाउट स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसी स्थिति होती है जिसमें जनरली मोस्ट प्रोबेबली जो है वो एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को बाइंड करने की प्रवृत्ति नहीं रखता है। अगर बाइंड होंगे भी तो बहुत पुअर वे में बाइंड होंगे और उनसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। तो इस स्थिति में ये जो है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में रहता है, इस पर किसी तरह का ऑक्सीजन नहीं होता है। ये जो है पीएच का कम होना, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होना, 2,3 बिसफास्फेट का ज़्यादा होना, कार्बन मोनोऑक्साइड का ज़्यादा होना, ये सारी जो प्रोसेस है वो इस स्थिति में जो होती है उसमें पाई जाती है। और ये कब बनती है? हर चीज़ एक सिस्टमेटिक वे में होती है। ये स्थिति कब बनेगी? जब हम लंग्स से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के सेल्स के पास पहुंचता है। तो आप जानते हैं कि सेल्स का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो कम होता है, और जो कैपिलरी के अंदर जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन आया है उसका पार्शियल प्रेशर 100 होता है, उसका 40 होता है। तो इसका डिफ्यूज़न वहाँ पर ऑक्सीजन को इसको करना है। तो डिफ्यूज़न का माहौल बनाने के लिए ये जो सारे हैं, ये जो कंडीशंस हैं, ये यहाँ पर बनती है और ये ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है और अपनी टी फॉर्म में मौजूद रहता है। कहाँ? सेल्स में। इसी तरीके से सेल्स को तो डिलीवर करता है सेल्स के पास। अब अगर इसकी रिलैक्स फॉर्म की बात करें, ये टी स्टेट है, यानी ऐसी टाइट स्टेट जिसमें सपोज कीजिए ये हाथ बंधे हुए हैं, तो अब कोई चीज़ आकर के लगे, साइड में चिपक जाए तो वो मीनिंगफुल रहती नहीं है। और रिलैक्स फॉर्म का मतलब है कि इस तरीके से रिलैक्स है तो कोई भी आएगा हाथ मिलाएगा। तो वो बात यहाँ पर है कि रिलैक्स फॉर्म में जब ये होता है तो रिलैक्स फॉर्म की भी कंडीशंस बनती है। रिलैक्स फॉर्म में कब होगा ये रिलैक्स फॉर्म में आप उसी एग्जांपल को लीजिए कि जब जो हीमोग्लोबिन है वो लंग्स की एल्वियोलाई में प्रेजेंट है। तो लंग्स की जो एल्वियोलाई है वहाँ पर चूँकि जो पहली चीज़ तो ये जो कंडीशंस हैं ये सारी वाइस वर्सा उल्टी होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है, बीपीजी भी नहीं है वहाँ पर, और जो आपके हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन है उसकी भी जो मात्रा है, क्वांटिटी है वो कम है, तो पीएच भी हाई होगी। तो उस स्थितियों के अंदर क्या होता है कि, और दूसरा एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन आता है उसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होता है, तो वो डिफ्यूज़न से अंदर जाने की कैपेसिटी रखता है। तो इस स्थिति के अंदर जो है ये जो ऑक्सीजन है ये हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है। हीमोग्लोबिन का जो ये नॉन पोलर व्यवहार दर्शाता है ऑक्सीजन। यहाँ पे नॉन पोलर का मतलब ये वाटर में डिजोल्व होने की टेंडेंसी नहीं रखता। तो इस स्थिति में इसको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हीमोग्लोबिन का जो फेरस है वो इसके साथ में ऑक्सीजन के साथ में बाइंडिंग कर लेता है चारों सतह के ऊपर। ये कैसे करता है, इसका प्रोसेस क्या है, वो आगे आएगा। ये एग्जाम्पल दरअसल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और आपको मैं बताऊं फ्रेंड्स कि हीमोग्लोबिन क्या एंजाइम है या नहीं है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। हम ये कहते हैं कि एंजाइम्स प्रोटीनियस होते हैं, हीमोग्लोबिन भी प्रोटीनियस है। अगर ये हम ये कहें कि इसमें कोफैक्टर होते हैं तो इसमें भी फेरस है, इनऑर्गेनिक फैक्टर्स आपने पढ़े होंगे, तो फिर ये जो है वो एंजाइम क्यों नहीं है? आज भी इसमें एक कन्फ्यूजिंग स्टेट बना हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो साइंटिस्ट हैं वो इसे एंजाइम नहीं मानते हैं। उनका ये कहना है कि ये कैरियर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, लेकिन ये कोई कैटालिटिक रिएक्शन नहीं करवाता, एसिलरेशन नहीं करवाता, इसका काम सिर्फ ऑक्सीजन को डिलीवर करके आना है। इसलिए इसे एक जो है वो एक ऑनरेरी प्रोटीन के रूप में माना जाता है, लेकिन इसे एंजाइम नहीं मानते। तो अब ये इस तरीके से जो है हमने टी स्टेट और आर स्टेट की बात पढ़ी कि सेल्स के पास जो हीमोग्लोबिन की डीऑक्सी फॉर्म होगी वो टी स्टेट होगी। इस स्थिति में इसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं होगी, ये जुड़ने की प्रवृत्ति भी नहीं रखेगा। और जो आर स्टेट है वो जो एल्वियोलाई के पास जो ब्लड कैपिलरीज है वहाँ के हीमोग्लोबिन में है, जो ओपन होगा, हीमोग्लोबिन को लेने की टेंडेंसी रखेगा और सारी जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल करता होगा। तो इन दो स्ट्रक्चर को एक बार आप टी स्टेट क्या है और आर स्टेट क्या है इसको ध्यान में रखें। अब फ्रेंड्स अगर हम बात करें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर विद मल्टीपल सब यूनिट, ये बात हम कर चुके हैं कि इसकी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर के बाद और ज़्यादा जो वो उसमें फोल्डिंग होकर के आपस में बॉन्डिंग, टर्सरी स्ट्रक्चर्स भी आपस में जुड़ने लगे तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है इसकी।
विद मल्टीपल सब यूनिट। अब एक चीज़ और बड़ा इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है, मल्टीपल सब यूनिट की जब बात आई तो इसमें ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सॉरी ये दिस इज ए ब्लंडर मिस्टेक, ये एटीपी नहीं है फ्रेंड्स, ये एटीसीएज, ये एटीसीएज है, एस्पार्टेट ट्रांसकार्बोमाइलेज। एस्पार्टेट ट्रांसकार्बोमाइलेज जो है वो इसका नाम है। तो ये जो एटीसीएज एंजाइम है, ये जो एटीसीएज एंजाइम है, इस एटीसीएज एंजाइम के अंदर मल्टीपल सब यूनिट्स पाई जाती है। ये तो हम समझ गए कि भाई एक एंजाइम में रेगुलेटरी स्थल भी होते हैं, उनका भी हिस्सा होता है, और कैटालिटिक स्थल का भी हिस्सा होता है, लेकिन इसमें ऐसा भी होता है कि मल्टीपल सब यूनिट्स हैं, मल्टीपल सब यूनिट्स हैं जिनके अंदर कैटालिटिक सब यूनिट्स भी हैं और रेगुलेटरी सब यूनिट्स भी हैं। ये एक टिपिकल 3D डायग्राम होता है एटीसीएज का, लेकिन ये एक आसान सा डायग्राम मुझे नज़र आया तो मैंने यहाँ पे बनाया है। फ्रेंड्स, एटीसीएज एंजाइम में 6 कैटालिटिक साइट्स होगी और 6 ही कैटालिटिक सब यूनिट्स होगी और 6 ही रेगुलेटरी सब यूनिट्स होती है। अब इनका अरेंजमेंट कैसा होता है? ये जो कैटालिटिक सब यूनिट होती है ये 2 ट्राइमर की फॉर्म में होती है। ट्राइमर का मतलब 3 कैटालिटिक यूनिट आपस में जुड़ी हुई है, तो एक ट्राइमर हो गया। 3 कैटालिटिक यूनिट आपस में जुड़ी हुई है तो एक ट्राइमर। सपोज करो ये 3 कैटालिटिक यूनिट आपस में अटैच है तो एक ट्राइमर तो हो गया ये। दूसरा कैटालिटिक यूनिट का ट्राइमर है 1, 2 और 3, यानी इसके जस्ट नीचे, हाँ जैसे केमिस्ट्री में ओवरलैपिंग हम पढ़ते हैं तो इसके जस्ट नीचे 3 और कैटालिटिक यूनिट्स होती है, वो इसके नीचे होती है। तो इस तरीके से ये 6 कैटालिटिक यूनिट्स होती है, टोटल 6 कैटालिटिक यूनिट होती है 2 ट्राइमर की फॉर्म में। दोनों ट्राइमर एक दूसरे के इस तरह से होते हैं कि वो एक दूसरे के ओवरलैप करते हुए होते हैं, तो वो पीछे वाले जो है वो स्पष्ट दिखाई यहाँ नहीं दे रहे हैं। तो ये 6 तो हो गई कैटालिटिक यूनिट्स, ट्राइमर के दो ग्रुप। और रेगुलेटरी यूनिट जो हैं वो भी 6 होती है, लेकिन वो किस वे में होती है? वो डाइमर के 3 समूह में होती है। डाइमर मतलब 2 साथ में, तो ये 2 साथ में है, 2 ये 2 ये 2 ये, यानी कैटालिटिक यूनिट है तो उसके 2 ट्राइमर होंगे, वो ओवरलैप करेंगे। और रेगुलेटरी यूनिट है तो उसके जो डाइमर है वो 3 होंगे, मतलब 3 डाइमर की शक्ल में। अब डाइमर का मतलब 2 तो जुड़े हुए हैं और 3 है तो मल्टीप्लाई 3, तो ये भी 6 हो गए। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, अच्छा ये आप लोग जानते हैं कि जो कैटालिटिक सब यूनिट है, ये कैटालिटिक सब यूनिट ही दरअसल में एक्टिव साइट्स रखती है, यानी रेगुलेशन का काम ये कैटालिटिक सब यूनिट नहीं करेगी, इनका काम सबस्ट्रेट को जोड़ करके उससे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो ऊपर नीचे की जो कैटालिटिक साइट है इन्हीं में इसकी एक्टिव साइट्स होगी। जो रेगुलेटरी साइट्स हैं जैसे ये दो, ये जो रेगुलेटरी साइट्स है इनकी सतह पर आकर मॉड्यूलेटर्स लगेंगे, जो भी मॉड्यूलेटर्स होंगे, जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि CTP एक नेगेटिव मॉड्यूलेटर इनहिबिटर की तरह आके लगता है, तो CTP लगेगा, तो ये क्या है, ये इसकी एक्टिविटी सीज हो जाएगी जिससे आगे प्रोडक्ट नहीं करेगा। ATP आकर के लगेगा तो ये पॉजिटिव एक्टिवेटर की तरह व्यवहार करेगा, जिससे ये आगे और CTP बनाने की दिशा में बढ़ेगा। अब अगर हम इसका एक थोड़ा सा आपको आउटपुट दे दूं, बाद में हम इसको और पढ़ लेंगे। ये ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर, और ये जो साथ में जो जुड़ी हुई, अच्छा ये रेगुलेटरी यूनिट का बिहेव क्या होता है आप यूँ समझिए, मान लीजिए ये पाम जो है ये 3 कैटालिटिक यूनिट है, ये 3 कैटालिटिक यूनिट जो है ये ऊपर वाला हिस्सा है ये, और एक बार फिंगर्स को आप छोड़िए, ये पाम वाले हिस्से जो हैं ये 3 कैटालिटिक्स में। सपोज कीजिए ये इधर वाली कैटालिटिक यूनिट, ये इधर वाली, यानी जो नियर बाई कैटालिटिक यूनिट्स हैं उनकी जो रेगुलेटरी साइट्स हैं वो इस तरह से अटैच हैं। यानी रेगुलेटरी, जैसे ये वाली जो रेगुलेटरी साइट है इसका एक हिस्सा जो है वो नीचे की कैटालिटिक साइट से जुड़ा हुआ है, और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो दूसरी जो रेगुलेटरी यूनिट है उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये डाइमर की फॉर्म में होता है। तो ये एक डाइमर है, ये डाइमर है तो इसका निचला हिस्सा उस कैटालिटिक साइट से जुड़ा हुआ है, और इसका ऊपर वाला डाइमर का जो दूसरा जो रेगुलेटरी यूनिट है वो दूसरे ऊपर के कैटालिटिक साइट से जुड़ी है। तो एक डाइमर की शक्ल में ये ऊपर और नीचे, ये ऊपर वाली सतह पे ऊपर वाले कैटालिटिक यूनिट से, ये नीचे वाली कैटालिटिक यूनिट से, और आपस में ये जुड़े हुए हैं इस तरीके से यहाँ पर, इसी तरीके से यहाँ पर। अब अगर हम बात करें कि इनका जो एसोसिएशन है इस तरीके से होता है। अब जैसे एक आपको शॉर्ट में बता दूं, फिर
एटीपी सीटीपी अगर इससे बाइंड होगा तो वो ठीक सीटीपी इससे बाइंड होगा तो ये इस तरह का व्यवहार, जैसे ये नॉन ऑक्सीजनेटेड है, कोई सबस्ट्रेट इससे आकर जुड़ेगा नहीं, तो सीटीपी इसको इस फॉर्म में लेके आएगा। ये इसकी टी फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? टी फॉर्म यानी टाइट फॉर्म। इसके अंदर ये सबस्ट्रेट से जुड़ने की प्रवृत्ति नहीं दिखाएगा। टी फॉर्म में क्या होता है, दोनों जो ट्राइमर होते हैं कैटालिटिक साइट के वो एकदम नज़दीक होते हैं और आपस में रेगुलेटरी साइट भी जुड़ी हुई होती है, तो ऐसे लगता है जैसे बंधे हुए हैं, उनके बीच में स्पेस की कमी होती है। वो इस तरीके से व्यवहार करते हैं और वो अपनी एक्टिव साइट को एक्सपोज नहीं करते, जिससे आसानी से सबस्ट्रेट उनसे जुड़ नहीं पाता। अब सपोज कीजिए कि एक्टिवेटर, पॉजिटिव एक्टिवेटर एटीपी आ गया क्योंकि सीटीपी की कमी है। एटीपी आकर के अगर इस रेगुलेटरी साइट्स पे लगता है तो अब ये क्या करेंगे, जैसे पहले ये यूँ थे, अब ये इतना गैप बनाएंगे, मतलब ये इनके बीच में स्पेस आ जाएगा। दोनों कैटालिटिक ट्राइमर जो है उनके बीच में डिस्टेंस आ जाएगी। जो रेगुलेटरी यूनिट पहले यूँ थी अब ये भी यूँ हो गई। इतना गैप आने के बाद में इसके अंदर एक तो स्पेस बढ़ गया दोनों कैटालिटिक ट्राइमर के बीच में, और एक ये जो है वो इस तरीके से रोटेट भी होते हैं, इस तरीके से रोटेट भी होते हैं। तो मतलब डिस्टेंस बढ़ा और ऐसे रोटेट हुआ। तो डिस्टेंस बढ़ने से और रोटेट होने से इनकी जो एक्टिव साइट की जो सरफेस होती है वो डिस्क्लोज होती है, और उस स्थिति में जो है वो जो है सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट से आसानी से जुड़ेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा जो ATCase एंजाइम है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो क्वाड्रनरी स्ट्रक्चर विद मल्टीपल सब यूनिट, ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। इतनी सारी सब यूनिट है, 6 इसकी है, टोटल 12 सब यूनिट है। तो ये एक, मैं कहता हूँ ये जो ATCase एंजाइम है इसे एलोस्टेरिक नेचर के बिहेवियर में आप ज़रूर पढ़ें। एक मॉडल एंजाइम की तरह ये समझने के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब लास्ट इसका जो पॉइंट है वो है कोऑपरेटिविटी, यानी ये जो एलोस्टेरिक एंजाइम है ये कोऑपरेटिविटी शो करते हैं। अब सारा आगे का जो हमारा डिस्कशन है वो इस कोऑपरेटिविटी के ऊपर, इसके सिग्मोइडल ग्राफ के ऊपर, और किस फॉर्म में इसके जो मॉडल्स हैं जिनके जरिए से हम एलोस्टेरिक बिहेवियर को समझते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि कोऑपरेटिविटी जैसे म्यूचुअल सपोर्ट के साथ काम होना, इसमें कोऑपरेटिविटी से मतलब ये है, जैसे ये Fe है, Fe2+ है, यहाँ पर जो सबसे पहले ऑक्सीजन आएगा यानी सबस्ट्रेट का जो मॉलिक्यूल आएगा, वो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल जैसे ही यहाँ पर जुड़ेगा, यानी एक सब यूनिट पर अगर ऑक्सीजन आकर के लगता है तो वो दूसरी सब यूनिट को बिना, अभी ये यहाँ पर आकर के लगा, जैसे ही ये लगा इसने इस नज़दीकी सब यूनिट में कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस शुरू कर दिए। यानी ये इस सब यूनिट को, जैसे सपोज कीजिए ये तो ओपन नहीं है, सपोज कीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन आकर के लगा। जब ये ऑक्सीजन आकर के लगा तो लगने के बाद ये जो सेकंड है इसमें इस तरह के कॉन्फॉर्मेशनल चेंज करेगा कि ये इसकी एक्टिव साइट जो है वो सेकंड जो ऑक्सीजन आकर के लगना है उसके लिए आसानी से स्पेस प्रोवाइड करेगी। तो कोऑपरेटिविटी से मतलब ये है कि एक जो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है वो जब आकर लग जाए तो अपनी पास वाली सब यूनिट में इस तरह के कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस इंड्यूस करें कि जो दूसरा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो बड़ा आसानी से आकर लग जाए। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि जब 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लग जाते हैं यानी ट्राईऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में जब ये हो जाता है तो इसके चौथे ऑक्सीजन के जो फेरस पर जुड़ने के जो चांस हैं वो 300 गुना बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कोऑपरेटिविटी का बिहेवियर दर्शाता है। ये स्थिति कहाँ बनती है? जब लंग्स से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेता है, और इसकी वाइस वर्सा अगर बात करें जब सेल्स को ऑक्सीजन देना होता है तो उस स्थिति में जब ये हटता है तो हटते समय भी ये कोऑपरेटिविटी शो करता है कि एक हटेगा वो दूसरे को हटने के लिए आसान करेगा, तीसरे को करेगा। तो ये कोऑपरेटिव बिहेवियर जो ये शो करता है। आते हैं थोड़ी देर बाद, इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।